हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स डिस्कस किया और इस क्लास में हम संक्षिप्तियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद खाली अब आपका खेल वाला करंट अफेयर और साइंस वाला करंट अफेयर्स बचेगा, जिसको हम लोग 1-2 क्लासों में जल्दी समाप्त कर देंगे। और आपसे निवेदन है कि इन वीडियोज़ को बार बार देखें ताकि आपका रिविज़न हो जाए और करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए एग्ज़ाम में। काफ़ी प्रामाणिक किताब है ये दृष्टि घटना चक्र की, जिससे हम पढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आपका करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आप उस दिन एग्ज़ाम्स में ठीक करके आएँ। और करंट अफेयर सबसे लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जिससे आप सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हैं। और ऐसे तो घटना चक्र 232 पेज की किताब है इस बार की, मगर हमारा प्रयास है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो फिल्टर करके हैं वो आपको दिए जाएँ, जिससे आप वो पॉइंट्स बार बार रिवाइज़ कर सकें। और यहीं पे अनुभव काम आता है। वो फिल्टर का जो प्रोसेस है वो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी इन चीज़ों में से एग्ज़ाम में आए, कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। कम पढ़ें आप कम और क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से, हमारी ये कोशिश है। तो शुरू करते हैं संक्षिप्तियाँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमने मार्क किया हुआ है और उसी को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और यहीं पे अनुभव काम आता है, और हमने पूरी तरह कोशिश किया है कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही दिया जाए। संजय सिंघल, ये सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के महानिदेशक डीजी पद का पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। किसने किया? संजय सिंघल ने। उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश अपॉइंट हुए। कौन कौन? पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक राधे। ये 2 लोग उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए। और मैक्सिमम संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या 34 है न्यायाधीशों की, तो वो इन दोनों लोगों के अपॉइंटमेंट के साथ ये संख्या 34 की पूरी हो गई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, इनका नाम तो बहुत सुना होगा आप लोग ने। न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली वाले, जिनको बाद में ट्रांसफ़र करके प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये बाद में ट्रांसफ़र होके आ गए। और यहीं से इनके खिलाफ उन्हें पद से हटाने का जो महाभियोग का प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके तहत जो है इनकी आरोपों के जांच के लिए एक 3 सदस्यीय वैधानिक समिति का गठन भी कर दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगी। शिबू सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे और 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व कोयला मंत्री भी रहे, राज्यसभा के सदस्य थे और दिशोम गुरु इनको कहा जाता है। दिशोम गुरु क्या है? आदिवासी जो समाज है उसमें श्रद्धेय उपनाम है, ऊंचा उपनाम है दिशोम गुरु का, वो इनको दिया गया था। और इनका हो गया निधन 4 अगस्त 2025 को। अर्नस्ट एंड यंग, इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ थे, सीएमडी थे। अर्नस्ट एंड यंग इंडिया के सीएमडी हैं राजीव मेमानी। ये भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। राजीव मेमानी जी ने सीआईआई के नए अध्यक्ष बन गए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने और ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं भारत में मुख्य न्यायाधीश पद तक जाने वाले, ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं। इससे पहले कौन थे? केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन, ये इस पद पे पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे 1994 से 2003 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समिति के चेयरमैन भी थे और 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और इनका हो गया निधन। ये कौन थे? के कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। इसी तरह से इसको पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स जो मार्क है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में जब क्वेश्चन देता है, अब आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया कि के कस्तूरी रंगन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट कर ये बताएं। बोथ 1 and 2, 1, only 1, only 2, neither 1 nor 2। इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में ये सारे पॉइंट देके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे पॉइंट्स को पढ़ना आवश्यक है। बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे और निर्देशक भी थे, जिनका असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी।
और हम लोग उनको जानते थे मनोज कुमार के नाम से। इनका निधन हो गया और फिल्म में ये भरत कुमार के नाम से बड़ा फेमस थे। देशभक्ति की फिल्मों के कारण ये भरत कुमार के नाम से बहुत फेमस थे। 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मनोज कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए ज्ञानेश कुमार। स्थान लिया इन्होंने राजीव कुमार का। इसरो के नए चीफ बने, नए अध्यक्ष बने वी नारायणन। एस सोमनाथ का स्थान लिया वी नारायण ने, ये इसरो के नए चीफ बन गए। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया श्री संजय मल्होत्रा ने, 26वें गवर्नर के आरबीआई के। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वो कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री थे? 2004 से 14 तक। 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री थे। 91 से 96 तक वित्त मंत्री रहे भारत के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए भारत में, एलपीजी वाला, इन्हीं के दौर में आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वित्त मंत्री थे भारत के 1991 से 96 तक। और कौन कौन से पदों पे रहे? सचिव रहे, वित्त मंत्रालय के सचिव रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, आरबीआई के गवर्नर रहे 1982 से 85 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे, यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। ये इतने पदों पे रहे और इनको मिलने वाले विभिन्न पुरस्कार इस प्रकार रहे कि पद्म विभूषण मिला मनमोहन सिंह जी को 1987 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार मिला 1995 में। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड वर्ष 1993 और 94 में मिला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ अवार्ड पुरस्कार मिला 1956 में। प्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन, इनका देहांत हो गया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड भारत के लिए जीते थे और 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण तथा 2023 में पद्म विभूषण से सुसज्जित किया गया था इनको। बहुत फेमस पर्सनैलिटी रतन टाटा। रतन नवल टाटा का जो है इनका देहांत हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। 1991 से 2012 तक, इतने लंबे पीरियड तक ये टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी थी टाटा सन्स, उसके अध्यक्ष पद पर रहे। डॉक्टर उर्जित पटेल जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उनको आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर ये नियुक्त हुए। कविंदर गुप्ता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ये तीसरे उपराज्यपाल बने। कविंदर गुप्ता जो इम्पोर्टेंट है उसी को मार्क किया। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, जो छपने वाला है पेपर में, उन्हीं को मार्क किया गया है। आपका काम को बिल्कुल हम लोग ने आसान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल नियुक्त किए गए हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। गोवा के नए राज्यपाल के रूप में पी अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बने और अजय सेठ ये इरडाई भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके अध्यक्ष बने। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी, डीजी बनी सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बन गई। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल का नियुक्त किया गया। हरियाणा का राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया। और सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के पद पर सुनील जयवंत कदम ने पदभार ग्रहण किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहली महिला 8D कैंप नियुक्त हुई। पहली महिला 8D कैंप द्रौपदी मुर्मू जी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी नियुक्त हुई हैं। यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसके जो है नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष जो है केसी वेणुगोपाल, इनको नियुक्त किया गया। ये लोकसभा में कांग्रेस के सांसद हैं और ये कहाँ से चुन के आते हैं, ये कमेंट करके बताओ कौन से स्टेट से ये चुन के आते हैं। केसी वेणुगोपाल। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष बने हरवंश चावला को बनाया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव नियुक्त हुई हैं निधि तिवारी, IFS हैं ये निधि तिवारी, ये निजी सचिव नियुक्त हुई हैं। जो 23वां विधि आयोग बना है, इसका ड्यूरेशन क्या है, विधि क्या है इसकी, कब से कब तक है, ये अवधि क्या है इसकी, किस अवधि के लिए बना है ये 23वां विधि आयोग।
उसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये दिनेश माहेश्वरी जी हुए हैं। पहली महिला विधि सचिव, देश में कुछ भी पहला होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश की पहली महिला विधि सचिव ये अंजू राठी राणा बनी है, नियुक्त हुई हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के हैं वी अनंत नागेश्वरन। इनका कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2025 से 2027 की अवधि के लिए। सेबी के नए अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी किस सन में बना था, वर्ष क्या था, सेबी किस सन में बना है, वर्ष बताइए सेबी का कमेंट करके। और इसके अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हरि बाबू कंबमपति। आरिफ मोहम्मद खान बने हैं बिहार के नए राज्यपाल। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। जनरल डॉक्टर VK सिंह ये मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। मिजोरम के राज्यपाल बने हैं जनरल डॉक्टर VK सिंह। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है भारत के बने हैं संजय मूर्ति। कैग किस आर्टिकल में है, कैग कौन से आर्टिकल में भारत के, इसको कमेंट करके बताइए कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नवीं अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीं अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने, रतन टाटा थे, उनका देहांत हो गया। वो कब से कब तक थे, और अभी जो है नोएल नवल टाटा उनके कज़न हैं, उनके भाई हैं नोएल नवल टाटा, वो अध्यक्ष बन गए हैं टाटा ट्रस्ट के। 28वें वायुसेना प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये बने हैं भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाकपा नेता थे भाकपा मार्क्सवादी CPIM, इसके नेता थे VS अच्युतानंदन। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और भाकपा मार्क्सवादी के नेता थे। इनका निधन हो गया। कथक की बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और कोरियोग्राफर थी कुमुदनी लाखिया। इनका निधन हुआ है। इन्होंने 1987 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था, और 2010 में पद्म भूषण दिया गया था कुमुदनी लाखिया को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके। और तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे, दारीपल्ली रमैया। इनका निधन हो गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बना उसके मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। इनका भी निधन हो गया है 12 फरवरी 2025 को। बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। और इसी वर्ष इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा को। ये बिहार की हैं। और इसके साथ ही भारत के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष थे विवेक देवराय जी। इनका निधन हुआ है नवंबर में। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए शाहरुख खान। 71वां फिल्म फेयर भी इनको अवार्ड मिला है। 71वां अवार्ड भी मिला है इनको बेस्ट एक्टिंग के एक्टर का शाहरुख खान। इनको जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया गया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है, तेगबीर सिंह इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इतना बताओ आप लोग कमेंट करके। इंग्लैंड में एक शहर है वेलिंगबरो के मेयर बने राज मिश्रा। मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त हुई कैटरीना कैफ। कहाँ की, मालदीव की। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं छोजिन अंगमो जो हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं। और इनको माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। छाजिन ओंगमो ये कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। गीता समूथा जो है ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला अधिकारी बनी CISF की गीता समूथा। भारत के एक सैंड आर्टिस्ट हैं, क्या नाम इनका, सुदर्शन पटनायक।
इनको मिला इस वर्ष का फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, और ऐसा अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हो गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया चिरंजीवी को, जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता चिरंजीवी हैं उनको लंदन के थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने दिया ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस चीज़ के लिए? उनके सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए, उनके सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए ये अवार्ड दिया गया। सुनील भारती मित्तल प्रमुख उद्योगपति हैं भारत के और एयरटेल के संस्थापक हैं। इन्होंने जो है इनको मानद नाइटहुड पदक मिला इंग्लैंड से। एन चंद्रशेखर ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ये ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा इनको मानद नाइटहुड मिला। मानद नाइटहुड प्राप्त हुआ इनको, एन चंद्रशेखरन को। किसके द्वारा? ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे जब गए थे इंग्लैंड की विजिट पे थे, यूके की विजिट पे, तो इन्होंने किंग चार्ल्स III को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ भी गिफ्ट किया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने करोड़ पौधे लगाने हैं? 10 करोड़, 10 करोड़ पौधे लगाने हैं एक इस अभियान के तहत। ये कब शुरू हुआ था? 5 जून को 2025 को नई दिल्ली से शुरू हुआ था ये योजना। असम की बहुत मशहूर जीव विज्ञानी हैं और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है हमारी टाइम पत्रिका ने। टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। पहला जनरेशन बीटा बच्चा कौन बना है? मिजोरम का है अपने, और इसका नाम है फ्रैंकी रेमुअडिका जेडेंग, FR जेडेंग। जब नाम पूरा लंबा हो तो FR जेडेंग शॉर्ट में याद कर सकते हैं, FR जेडेंग, फ्रैंकी रेमुअडिका जेडेंग। देखिए वीडियोस को आप जितनी बार देखेंगे, 2-3 बार आप देख लेंगे तो एक चीज़ को मैंने इतनी रिपीटेडली बोला है, बार बार बोला है कि आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स आपको अपने आप ही रट जाएगा। महाकुंभ इस वर्ष हुआ 2025 में, और इसके आधिकारिक झंडे को 13,000 की फीट पे लहराया है किसने? अनामिका शर्मा ने। किस जगह पे? बैंकॉक में। बैंकॉक में 13,000 की फीट की ऊंचाई पे इसके झंडे को फहराया गया अनामिका शर्मा द्वारा। 7 महाद्वीप हैं दुनिया में, और हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ काम्या कार्तिकेयन को। काम्या कार्तिकेयन जो केवल एक 17 वर्ष की स्कूल की छात्रा हैं, उन्होंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ाई किया और सबसे कम उम्र की महिला बनी ऐसा करने वाली। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की चर्चा करें तो शिगेरू इशिबा ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर 2024 में ये जापान के प्रधानमंत्री बने थे और 11 महीने के अंदर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी थे और कैपारो समूह के संस्थापक अध्यक्ष थे लॉर्ड स्वराज पाल। इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, उसके सबसे उपसभापति थे और ऐसा पद संभालने वाले वह पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उपसभापति का पद संभाला, और 1983 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, लॉर्ड स्वराज पाल। इनका निधन हो गया है। प्रोफेसर मिशेल डॉगर्टी ये जो है यूनाइटेड किंगडम की एस्ट्रोनॉमर रॉयल बनाई गई हैं। प्रोफेसर मिशेल डॉगर्टी यूनाइटेड किंगडम की एस्ट्रोनॉमर रॉयल बनाई गई हैं और इस पद पे पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है 100 वर्ष के इतिहास में। यह प्रतिष्ठित उपाधि पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सूरीनाम एक देश है। सूरीनाम देश कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये कोई कमेंट करके बताओ कि सूरीनाम का लोकेशन कहाँ पे है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की जेनिफर गिरलिंग सिमंस बनी है। जेनिफर गिरलिंग सिमंस अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, इसके पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बन गए हैं चिकित्सक डॉक्टर बाबी मुकम्मला। ये पहले अध्यक्ष बने हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका जो 80वां अधिवेशन है उसके लिए अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं एनालेना बैरबॉक। ये क्या है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। इनको 80वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। लिबरल पार्टी है ऑस्ट्रेलिया में
उसमें जो है सुसान ले उसकी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है, विपक्ष के नेता बनी है, और ये विपक्ष के नेता का पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। नए पोप बने हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप बन गए हैं, और इस पद पे आने वाले, पोप का पद पे आने वाले वो पहले अमेरिकी हैं, और इसलिए और उनको पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। स्थान किसका लिया उन्होंने? पोप फ्रांसिस का। पोप फ्रांसिस का का स्थान लिया है। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो महिला हैं वो कहाँ की हैं? यूके की हैं, एथेल कैटरहैम। एथेल कैटरहैम जो है विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का खिताब उनको मिल गया है। 115 वर्ष 252 दिन की हैं वो। पोप फ्रांसिस जिनका देहांत हुआ है वो पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, और 8वीं शताब्दी के बाद से यूरोप के बाहर से पहले पोप थे। यूरोप के बाहर से पहले पोप थे पोप फ्रांसिस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, 100 वर्ष के थे, और सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे ये जिमी कार्टर। इनका निधन हो गया। कब से कब तक राष्ट्रपति थे अगर हम देखेंगे तो 1970 से 81 तक ये 39वें राष्ट्रपति रहे। अभी ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ट्रंप 45वें थे, और अब जो है 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, और अमेरिका के इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति ट्रंप हैं। ये जिमी कार्टर 39वें राष्ट्रपति थे, और इनको 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, और इनकी जो ऑडियो बुक थी लास्ट संडेज इन प्लेन्स आ सेंटेनियल सेलिब्रेशन, इसको इस वर्ष का ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था। ऑडियो बुक श्रेणी में इसको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा बने हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने स्थान लिया है प्रविंद कुमार जगुनाथ का। यूक्रेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है जो पिछले 4 वर्षों से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के एक स्थान पे, यूएसए के एक स्थान पे पुतिन और ट्रंप की बैठक भी हुई थी। उस स्थान का नाम हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियोज़ में, उसको कमेंट करके बताइए कि कौन से स्थान पे, ये कौन बताएगा कमेंट करके कि कौन से स्थान पे ये बैठक हुई थी यूएस के। और इसीलिए यूक्रेन इस वर्ष के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको बन गई हैं। यूलिया स्विरिडेंको ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी नई अध्यक्ष बनी है जू जीआई जो है इसकी नई अध्यक्ष बन गई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। भारतीय मूल की कनाडियाई नागरिक हैं अनीता आनंद, इनको कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। कनाडा के विदेश मंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। लेबर पार्टी है, अभी आपने देखा सुसान ली को विपक्ष का पहला महिला नेता बनाया गया, और लेबर पार्टी के नेता थे एंथनी अल्बनीज, इनको दूसरी बार लगातार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये निर्वाचित हुए। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर बनी। कमला प्रसाद विशेषर जो है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो टी की प्रधानमंत्री बनी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी नेटेम्बो नंदी नतैतवा, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी नामीबिया की। लेबनान के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुए नवाब सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री बने। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जोसेफ ऑन ये लेबनान के राष्ट्रपति बने, जोसेफ ऑन। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने। मालदोवा की राष्ट्रपति बनी दूसरी बार माया सैंडू मालदोवा की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी। आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर आइसलैंड की युवा प्रधानमंत्री बनी। एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है श्रीराम कृष्णन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का पद उसके लिए एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रहण किया है। एशियाई विकास बैंक जिसको एडीबी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके 11वें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए मसातो कांडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ईसा के नए महानिदेशक ये बने हैं आशीष खन्ना।
आशीष खन्ना बन गए ईसा के नए महानिदेशक। ईसा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कौन बताएगा कमेंट करके कि ईसा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ईसा का चेयरमैन कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है। क्लाउडिया शिनबाम ये निर्वाचित हुई हैं मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। पहला कहीं भी आ जाए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम निर्वाचित हुई हैं। नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की। 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की कामी रीता शेरपा ने। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री हैं डेविड लैमी। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इम्पॉर्टेंट देश है इसलिए आने के चांस भी ज़्यादा हो जाता है। 7 जून 2025 को इन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। ये 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे हमारे यहाँ। 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए प्रोबोवो सुबियांतो, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि। जो इस्माइली मुसलमान होते हैं, ये शिया मुस्लिम जो होते हैं, उनके अंडर एक और सेक्ट होता है इस्माइली मुसलमानों का। इनके आध्यात्मिक गुरु थे आगा खान चतुर्थ। आगा खान चतुर्थ का निधन हो गया है 4 फरवरी 2025 को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों की बात करें तो किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर में। यहाँ के चौसिती गांव जो है वहाँ पे बादल फटने की घटना हुई। किश्तवाड़ के चौसिती गांव में बादल फटने की घटना हुई और 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बादल फटने से क्या होता है कि बाढ़, भूस्खलन ये सब का खतरा बढ़ जाता है, उसके कारण भारी तबाही होती है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम फिल्टर करके देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी जानकारी है, वो इतनी ज़्यादा जानकारी क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए। बारडोली है गुजरात में। बारडोली में एक सत्याग्रह हुआ था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था और किस ईयर में हुआ था, किस सन में हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि बारडोली सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे समापन हुआ है 15 दिवसीय देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है, जो शुरू हुआ था पुरी से, उड़ीसा से 29 मई 2025 को, ये 15 दिन का था। उसका समापन हो गया है बारडोली में। गुजरात के भुज में प्रधानमंत्री ने 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। दाहोद में रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। दाहोद भी गुजरात में है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा जगह बन गई? बेंगलोर। बेंगलोर जो है भारत की तेंदुआ राजधानी हो गई अब। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर है। यहाँ पे सीपीआई माओवादी के महासचिव थे नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, इनको जो है सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये पहली बार हुआ है किसी महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने। राजो की बावली है। राजो की बावली है, ये लोधी राजवंश के दौरान बनी थी 1506 में। राजो की बावली, इसको एएसआई ने, इसका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई, इसने जो है नई दिल्ली के महरौली में इसका संरक्षण का कार्य खत्म कर लिया, सफलतापूर्वक पूरा किया। किसका? राजो की बावली का। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। एएसआई किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके पहले डीजी कौन थे? कोझिकोड जो है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इसमें कोझिकोड शामिल हो गया है। WHO का जो ये नेटवर्क है इसमें कोझिकोड शामिल हो गया है और ये दूसरा शहर बना है। पहला शहर था कोची, केरल। केरल का जो कोची था वो पहला शहर था जो एज फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हुआ था। दूसरा शहर हो गया कोझिकोड। और कोझिकोड को इससे पहले यूनेस्को के साहित्य के शहर में भी शामिल हुआ था, मान्यता प्राप्त हुई थी साहित्य के शहर में भी। सिलवासा है। सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव का एक शहर है सिलवासा। सिलवासा में जो है प्रधानमंत्री ने 450 बिस्तर वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन किया है।
450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन किया है और इसका निर्माण हुआ है 460 करोड़ की लागत से। 460 करोड़ की लागत से इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में एक जलालाबाद शहर है। जलालाबाद के शहर का नाम बदलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब इसको मंजूरी दे दी गई है। इसका नया नाम हो गया परशुरामपुरी। परशुरामपुरी जलालाबाद शहर का नया नाम हो गया। उत्तरकाशी जिले में एक धराली गांव है, वहाँ पे भारी बारिश हुई जिसके कारण खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ से भारी तबाही हुई है। देश का पहला हमेशा ध्यान रखना, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो देश का पहला, ये सतनवरी गांव है नागपुर जिले में। सतनवरी है नागपुर जिले में, महाराष्ट्र के, वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला, ये भी देखो पहला है, डिजिटल घुमंतू गांव, नोमैड विलेज भारत का पहला याकेतन गांव बन गया है। ये है प्योंगयांग जिले में, सिक्किम के प्योंगयांग जिले में है याकेतन गांव। ये भारत का पहला डिजिटल घुमंतू नोमैड विलेज बन गया है। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संचालित होने वाला आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? वधमना विलेज है, वधमना गांव है नागपुर जिले में। इसमें उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किया है देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आनंद, गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हुआ। देश का पहला लकड़ी द्वारा निर्मित गुरुद्वारा देश का पहला श्री नानक निवास इसको नाम है। ये पंजाब के फजिल्का में जो है बनाया गया है, फजिल्का पंजाब में इसको बनाया गया है। बात करें निजामाबाद की, तो यहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? निजामाबाद में। निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना में। और इसका पहला चेयरमैन कौन है? पहला चेयरमैन कौन बना है इसका? पी गंगा रेड्डी इसके पहले चेयरमैन बने हैं। पी गंगा रेड्डी पहले चेयरमैन बने हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का लोकार्पण और उनकी 40 फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। कहाँ पे? बहराइच में। दिन की पूरी बिजली की मांग पूर्णतः सौर ऊर्जा से पूरी करेगा कौन? दीव, दमन एंड दीव वाला दीव जो है दिन की पूरी बिजली की मांग पूर्णतः सौर ऊर्जा से पूरी करता है। टिगराना और मीठा टल ये दो स्थल हैं भिवानी जिले में, हरियाणा के। ये कितने पुराने हैं? 4400 साल पुराने हैं और इनको हड़प्पा स्थल का, ये जो स्थल हैं इनको संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। कौन कौन से? भिवानी जिले में तिगराना और मीठा तल, ये दो स्थल हैं। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ बना है? ये रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के। असम राज्य की दूसरी राजधानी पहली कौन सी है? कमेंट करो। पहली राजधानी कौन सी है असम की? और दूसरी राजधानी बन गई है डिब्रूगढ़। उत्तर प्रदेश का पहला जो है 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र, उत्तर प्रदेश का पहला 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में बना है। भारत का पहला कांच का पुल, ग्लास का ब्रिज जो है यह कन्याकुमारी में बना है। इसका उद्घाटन किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा और ये बना है भारत का पहला कांच का पुल है ये ग्लास ब्रिज, समुद्र पे जो बना है। समुद्र पे बनने वाला भारत का पहला कांच का पुल है कन्याकुमारी में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो काम किया जाता है वो करंट अफेयर्स में आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका जो है नए परिसर का शिलान्यास किया गया है करनाल, हरियाणा में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भारत का पहला लद्दाख के लेह में उद्घाटन किया गया इसका। C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के द्वारा। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा C-295 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के वडोदरा में उद्घाटन किया गया है। ये यूनिट किसकी है? टाटा की। मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस
मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस जो है, या जिसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस, इसका जो है पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है केनिया में। इसका प्रमाणन किसने दिया है? WHO देता है ये। और ये मानव जो स्लीपिंग सिकनेस ये किससे होता है? सेसे फ्लाइस से। ये होता है सेसे फ्लाइस से। और ये क्या है? एक पैरासाइट है। पैरासाइट, सेसे फ्लाई एक क्या है? पैरासाइट है। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथनॉल प्लांट शुरू हुआ है डेनमार्क में। विश्व का पहला है तो इम्पोर्टेंट है, वाणिज्यिक कमर्शियल जो है मेथनॉल प्लांट शुरू हुआ है डेनमार्क में। होली जो त्यौहार है उसको एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दे दी गई है टेक्सास राज्य ने। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के ही जॉर्जिया और न्यूयॉर्क ने भी होली को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। इस तरह से टेक्सास मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बना है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो अलग अलग देशों को अलग अलग रोगों के उन्मूलन का प्रमाण पत्र देता है, और इसी तरह से मलेरिया की मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला है सूरीनाम को। और ऐसा मलेरिया उन्मूलन करने वाला ये पहला देश बन गया है अमेजन क्षेत्र का। इफ्को जो है, जो फर्टिलाइज़र बनाती है भारत में, इसने ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक, नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया है। इफ्को ने ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी। क्रिप्टो आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली, ये जो है विश्व की पहली, ये भूटान ने शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 इसका आयोजन हुआ वाशिंगटन DC में। और इसमें जो है स्वामित्व योजना जो भारत की है, भारत की जो स्वामित्व योजना है, इसको कब से कब तक बढ़ाया गया है अभी तक? ये कमेंट करके बताइए, इसको कब, किस पीरियड के लिए बढ़ाया गया है? स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में भारत ने प्रदर्शित किया है। UN जो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस है, इसमें कंट्री चैंपियन के तौर पे स्वामित्व योजना को भारत ने प्रदर्शित किया है। लासा फीवर जो है, इसका प्रकोप अभी कुछ दिन पहले नाइजीरिया में देखने को मिला। इससे कई लोगों की मौत हुई है, लासा फीवर नाइजीरिया में। ईसा का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश बन गया अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना, और चौथा देश विश्व में बना बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद कौन बना? मॉरिशस। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ईसा के साथ साइन करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना। मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिल गया जॉर्जिया को भी। किसने दिया? WHO ने। 5 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद की वहाँ पे भूकंप के कारण। भारत ने वनुआतू देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद किया गया भारत द्वारा। मलेरिया मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला मिस्र को भी मलेरिया मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल गया। प्रमुख पुरस्कार सम्मानों की बात करें इस वर्ष के, तो अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार ये 2023 के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश इस पुरस्कार को देती है, और 2023 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विजयानंद तिवारी को, उनकी पुस्तक कोरोना तथा अन्य कविताओं के लिए। कोरोना तथा अन्य कविताएं के लिए डॉक्टर विजयानंद तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य अकादमी पुरस्कार। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और ये संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, जिनमें अरिंद्र मेहर, उड़ीसा के अरिंद्र मेहर को, मोहम्मद हनीफ अंसारी उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखें, मोहम्मद हनीफ अंसारी। इन लोगों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024, ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है ODOP, एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत कब हुई थी ODP की? 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी, और MSME को, सूक्ष्म लघु उद्योग को इसने एक बड़ा बूस्ट दिया ODOP ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने। और इसके तहत 34 पुरस्कार जो इस वर्ष प्रदान किए गए हैं वो अलग अलग श्रेणियों में किए गए हैं, जैसे विदेश में भारतीय मिशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा जिले में कुल 34 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है विदेशी मिशन में भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को।
अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, रैंक 1 मिली है राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। श्रेणी बी में जम्मू कश्मीर को स्वर्ण मिला है। और अगर जिलों की बात करें तो गुंटूर और रत्नागिरी, गुंटूर को किस चीज़ के लिए मिला है, कौन सा उत्पाद है यहाँ का, मिर्च, गुंटूर की मिर्च है, और रत्नागिरी का अल्फांसो जो आम होता है उसको स्वर्ण मिला है। और सिद्धार्थनगर है उत्तर प्रदेश में, इसके काला नमक चावल को कांस्य पुरस्कार मिला है, सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को। साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार भी दिया जाता है और इस वर्ष का ये पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला है, उनकी जो कविता संग्रह है फिर उगना, उसके लिए। पार्वती तिर्की कौन सी जनजाति की है, कुडुक जनजाति है, कुडुक जनजाति है, उससे बिलोंग करती हैं पार्वती तिर्की। इनकी कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटरी हैं, इनको सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध इस उपन्यास के लिए दिया गया है। वहीं उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए पुरस्कार नेहा रुबाब हैं। नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मज़हरुल हक, तारीख़ आज़ादी हिंद, हिंद का फरामोश करदा, मज़हरुल हक याद करेंगे तो इससे ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा। इसके लिए नेहा रुबाब को इस वर्ष का साहित्य अकादमी युवा अवार्ड दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो सुशील शुक्ल हैं, इनको 1/12, ये हिंदी उपन्यास है इनका, हिंदी की कहानी संग्रह है सुशील शुक्ला की 1/12, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। रक्षा अलंकरण पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाता है और ये जो पुरस्कार हैं ये दिए गए हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, ये भारतीय सेना के हैं, मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू इनको मिला है, और मेजर मंजीत को भारतीय सेना के। और मरणोपरांत पॉस्थुमस जो कीर्ति चक्र दिया गया है, वो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, मुख्य नाम जो ज़्यादा चर्चा में रहे हों या जो उत्तर प्रदेश के हों उनको याद करना थोड़ा सा ज़्यादा, उन पर नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पुलिस उपाधीक्षक थे हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, इनको मिला है कीर्ति चक्र मरणोपरांत। इसी तरह से 34वां सरस्वती सम्मान, ये संस्कृत के विद्वान हैं महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, इनको 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और कौन सी पुस्तक के लिए, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये संस्कृत में इसके लिए प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी का जो अनुवाद पुरस्कार है, इसके ये अनुवादक मदन सोनी को मिला है, कौन सी किताब के लिए, सैयद हैदर रज़ा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, और इसके मूल लेखक कौन थे, यशोधरा डालमिया, इसकी मूल लेखक ये थी। पद्म पुरस्कार जो है हमेशा 26 जनवरी के पहले की पूर्व संध्या पे घोषित किए जाते हैं पद्म पुरस्कार, और सबसे ऊपर होता है इसमें पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण के लिए 7 लोग सम्मानित किए गए हैं इस बार। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन के लिए तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, ये लोक मामले के क्षेत्र में चंडीगढ़ के, इनको मिला है। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, कला क्षेत्र से गुजरात की। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र के हैं कर्नाटक से। M2 वासुदेवन नायर मरणोपरांत, इनको मिला है साहित्य और शिक्षा में केरल में। ओसामु सुजुकी मरणोपरांत, इनको भी मिला है व्यापार और उद्योग, जापान के हैं ये विदेशी हैं जिनको ये पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है। शारदा सिन्हा जो लोक गायिका थी बिहार की, कला के लिए इनको बिहार की हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला। अभी हमने पीछे चर्चा किया शारदा सिन्हा का देहांत की। तो इसी तरह पद्म भूषण से 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कुछ प्रमुख नाम इस तरह हैं, विवेक देवराय जिनको मरणोपरांत मिला है साहित्य एवं शिक्षा, ये दिल्ली के हैं, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष थे कमेटी के। PR श्रीजेश जो हॉकी खिलाड़ी हैं, ये इनको केरल के हैं, इनको मिला है। पंकज उदास फेमस सिंगर थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है, महाराष्ट्र के थे। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, ये उत्तर प्रदेश के नाम है। साध्वी रितंबरा, इनको भी उत्तर प्रदेश से मिला है सामाजिक कार्यों के लिए। सुशील कुमार मोदी पूर्व डिप्टी CM बिहार, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है लोक मामले से संबंधित बिहार के। और पद्मश्री से 113 लोगों को, तो 113 लोगों को पद्मश्री से, 19 को पद्म भूषण और 7 को, तो टोटल कितने हो गए,
139 लोगों को पद्मा अवार्ड इस वर्ष का मिला है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन डेटा को याद रखिएगा। 113, 19, 7। तो पद्मश्री से सम्मानित जो लोग हैं, प्रमुख लोग उनमें कौन कौन से हैं? आशुतोष शर्मा, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, उत्तर प्रदेश। ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़, साहित्य एवं शिक्षा, उत्तर प्रदेश। हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश। नारायण भुलईबाई मरणोपरांत इनको मिला है लोक मामले के लिए, उत्तर प्रदेश से। सतपाल सिंह को खेल के लिए मिला है, उत्तर प्रदेश से। श्याम बिहारी अग्रवाल, कला को, उत्तर प्रदेश। सोनिया नित्यानंद, मेडिसिन, उत्तर प्रदेश। सैयद ऐनुल हसन, साहित्य एवं शिक्षा, उत्तर प्रदेश। इतने लोगों को पद्मश्री उत्तर प्रदेश से मिला। गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है, और ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इस वर्ष की झांकी में जो प्रथम आई है वो है अपने उत्तर प्रदेश की झांकी, जो महाकुंभ की झांकी है, महाकुंभ 2025 की झांकी, और इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है 26 जनवरी की परेड में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2023 के लिए बाल साहित्य सम्मान दिया गया, और सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया गया है। डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ की हैं उनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए हिंदी में दिया गया है गगन गिल को, मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए गगन गिल को हिंदी में दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका स्वरबाला को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? कौन देश की वासी, वेणु की डायरी। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी को दिया गया है के बिरला फाउंडेशन अवार्ड, जिसकी लेखिका है सूरबाला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, जो इस वर्ष का 5वां संस्करण है। इस वर्ष इसका 5वां संस्करण है। ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में। 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पुडुचेरी तथा गुजरात। ये 3 राज्य इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो पांदा यूपी का और गंदरबल जम्मू कश्मीर, ये उत्तरी क्षेत्र में संयुक्त रूप से विजेता हुए हैं। नॉर्थ इंडिया के संयुक्त रूप से विजेता ये 2 जिले हैं, बांदा उत्तर प्रदेश और गंदरबल जम्मू कश्मीर का। जेसीबी और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत नामित किया गया है, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय ये सूरत गुजरात को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात को मिला है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है, प्रसिद्ध लेखक है उपमन्यु चटर्जी, उनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है, और ये उनके उपन्यास लोरेन जो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ इसके लिए दिया गया है। और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो राही मासूम रजा 16वां जो है साहित्य सम्मान ये मिला है अतुल तिवारी को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड मिला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 के लिए मिला है कुमार मंगलम बिरला को। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है जतिंदर कौर तूर को। ये मीडिया फाउंडेशन देता है इस पुरस्कार को। फिल्म निर्देशक हैं अपर्णा सेन, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इंक्वायस हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार सम्मान 2023 का पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, और इनको इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रतन टाटा, इनको मरणोपरांत पॉस्थुमस जो है मरणोपरांत मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 का दिया गया है रतन टाटा को। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 है, ये मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल हैं मध्य प्रदेश की, इनको 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड मिला। केरल का सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान है एजुथाचम पुरस्कारम 32वां संस्करण था इस बार इसका। 32वें अवार्ड को दिया गया है लेखक NS माधवन को। ये केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। संतोखबा का मानवतावादी पुरस्कार क्रमशः 2021 के लिए साइरस पूनावाला को और 2022 के लिए शिव नादर को दिया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है 67वां इस श्रेणी का रमन मैग्सेसे अवार्ड 3 व्यक्तियों और संगठनों को दिया गया है।
इसमें से भारत की फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये भारत की संस्था है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसको मालदीव्स की हैं शाहिना अली और फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस के हैं। ये 3 व्यक्तियों और संस्थानों को ये पुरस्कार 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का मिला है। इक्वेटर पुरस्कार की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। ये बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को मिला है जो कर्नाटक का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है और ये संस्थापक हैं दलित महिला विकास मंडल की, महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे। इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। मिस वर्ल्ड की जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, इसका जो आयोजन है वो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया और थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को ये खिताब मिला है। 72वीं मिस वर्ल्ड बन गई हैं थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसारी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 72वीं मिस वर्ल्ड में किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इस बार प्रदान किया गया है बानू मुश्ताक की लिखी हुई और दीपा भास्ती द्वारा अनुदित संग्रह हार्ट लैम्प को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये बानू मुश्ताक की किताब है लिखी हुई और दीपा भास्ती पहली अनुवादक बन गई हैं। कौन? दीपा भास्ती, जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुलिट्जर पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो लोक सेवा में प्रो पब्लिका को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 6 लोगों को मिला है यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2024 ये 6 लोगों को मिला है। ये नाम है एमी बॉवर्स कोर्डालिस अमेरिका के, गैब्रियल पॉन रोमानिया के, लू की चीन के, माधव गाडगिल भारत के हैं माधव गाडगिल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूनेप का। सेकेम उद्यमशीलता दृष्टि से और सोनिया गुआजाजारा नीति नेतृत्व ब्राज़ील। ये 6 लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला है यूनेप का। तिहत्तरवीं जो मिस यूनिवर्स है ये पहली बार डेनमार्क का किसी को मिला है 73वां मिस वर्ल्ड का अवार्ड, और ये मिला है विक्टोरिया केजर थेल्विक को इस वर्ष का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? रिया सिंघा ने किया 73वीं मिस यूनिवर्स में। बुकर प्राइज़ जो है ब्रिटिश लेखिका हैं सामंता हार्वे, इन्होंने लिखा अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल, इसको मिला है इस वर्ष का बुकर अवार्ड। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें और भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों की बात करें तो इसमें आएगी बात डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा की, जो है भारत के द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, भारत के साइक्लोन मैन हैं और आईएमडी के हैं। ये आईएमडी में कार्यरत हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। इनको मिला है सासाकावा अवार्ड 2024 का डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड CIF कनाडा इंडियन फाउंडेशन का ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है सदगुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है 2025 का। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये ब्राज़ील की वैज्ञानिक हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज़ ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। इसको ये मिला है वैज्ञानिक डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है 2025 का। सुदर्शन पटनायक के बारे में हमने पढ़ा, ये सैंड आर्टिस्ट हैं, इनको इस वर्ष का फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है। ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड चीन के आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन, इनको पिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ गुंटर ब्लाशेल ऑस्ट्रिया के हैं, उनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 का। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मार्क किया गया है और उन्हीं को बताया जा रहा है। फुकुओका पुरस्कार 2025 इसमें ग्रैंड पुरस्कार कैटेगरी में टकारा कुरायोशी जापान के हैं, उनको मिला है। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टायलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के लिए। ये दिया गया है सैंड्रा डियाज और एडवर्डो ब्रॉन्डिजियो को, ये लोगों को टायलर पुरस्कार मिला है। मार्कोनी प्राइज़ मिला है निक मैक्यून को, मार्कोनी प्राइज़ 2025 का निक मैक्यून को मिला है। मसाकी काशीवारा इनको एबल प्राइज़ मिला है। एबल प्राइज़ किस चीज़ में योगदान के लिए दिया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड
ये मिला है भारत की महारत्न कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, इसको मिला है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये उर्वशी सिन्हा और अनूप त्रिपाठी को मिला है, प्रोफेसर हैं ये लोग, और ये दिया जाता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है, अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर प्राइज 2024 का मिला है, अरुंधति रॉय को, प्रसिद्ध लेखिका को। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की कैटेगरी में 12th फिल्म है हिंदी की, जिसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा, इनको मिला है, इस फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम बहादुर बनी, हिंदी की फिल्म है सैम बहादुर, ये इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, ये हिंदी फिल्म बनी सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान बने फिल्म जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए। ये संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। अभिनेत्री की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी बनी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। अगली बात करते हैं 78वां कांस फिल्म महोत्सव, ये 2025 का जो है ये फ्रांस का कांस शहर है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। और 2025 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर अवार्ड मिला है वो अनसिंपल एक्सीडेंट, ये है ईरानी फिल्म निर्माता जाफ़र पनाही के द्वारा निर्देशित फिल्म, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 78वां कांस फिल्म महोत्सव में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है वैगनर मोरा, जो है द सीक्रेट एजेंट के लिए। जो ऑस्कर का अवार्ड है वो लॉस एंजलिस यूएसए में दिया जाता है और इस वर्ष इसका 97वां संस्करण था ऑस्कर का। और इस वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो दिया गया है 5 अवार्ड समेत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है सीन बेकर को, ये भी फिल्म अनोरा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी, इनको मिला है फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को। और अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिकी मैडिसन, इनको भी अनोरा फिल्म के लिए मिला है मिकी मैडिसन को। और सबसे लाइव एक्शन लघु फिल्म बनी है आई एम नॉट अ रोबोट। और इसी श्रेणी में जो एडम जे ग्रेव्स की फिल्म थी भारतीय हिंदू लघु फिल्म अनुजा, इसको सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया था। भारतीय फिल्म थी अनुजा इसको। और ग्रैमी अवार्ड जो है 67वां जो है इस बार पेश किया गया, वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में अमेरिका में मिला है। वितरण समारोह का आयोजित किया गया। और इस वर्ष में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए नॉट लाइक अस कैड्रिक लेमर का जो है इसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन हैं, उनके एल्बम ट्रेवेडी के लिए उनको बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैंट एल्बम श्रेणी में, इस श्रेणी में चंद्रिका टंडन को अपने एल्बम ट्रेवेडी के लिए अवार्ड मिला है। 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स जो है 2024, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज़ बनी द रेलवे मैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी सीरीज़ में राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला सीरीज ड्रामा में मनीषा कोइराला को। किस वेब सीरीज़ के लिए? हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए मनीषा कोइराला को मिला। अन्य फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 54वां जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है 2022 का मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का ये अवार्ड मिला। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हर वर्ष दिया जाता है गोवा, पणजी गोवा में। इसका आयोजन होता है पणजी गोवा में हर वर्ष। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा संयुक्त रूप से इसका आयोजन करती है। इस महोत्सव में ओपनिंग फिल्म थी बेटर मैन ओपनिंग फिल्म थी, इसके निर्देशक थे माइकल ग्रेसी। और क्लोजिंग फिल्म थी ड्राई सीजन, इसके निर्देशक थे बोहदान स्लैमा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड की बात करें तो ये मिला है साउले ब्लिओरे को, इनकी फिल्म टॉक्सिक के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है लेविन अकिन की फिल्म थी क्रॉसिंग, इसको मिला है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, गांधी पदक। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फिल्म निर्देशक फिलिप नोयस को ऑस्ट्रेलिया के।
और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो 25वां जो आईफा अवार्ड है, आईफा का पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को, अभिनेत्री का मिला है नीतांशी गोयल को, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ किरण राव और सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें बने रणबीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। योजनाओं परियोजनाओं के क्षेत्र में हम बात करें तो भारत का जो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो है भारत की, वो पहले पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का इसका शुभारंभ किया गया। ये पहला पोर्ट आधारित पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये पहला है भारत का। ये क्या नाम है, किस जगह पे उद्घाटन किया गया इसका? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पे। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। समर्पण आईएएस आपकी तैयारी में हर कदम पे आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है दृष्टि की। इसके बाद हम घटनासार के शुरू के 20 पेज की संक्षिप्तियाँ की हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाएंगे, और उसके बाद हम आपका करंट जीएस में भी कैसे स्कोर आप बूस्ट करें उस पर हम काम करेंगे, ताकि आपका आखिरी मोमेंट पे कैसे आप 7 से 8 नंबर गेन करें जीएस में, इस पर हम पूरा काम करेंगे। और साथ ही साथ अभी 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके, और 99 रुपये में हम अपना प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा ऑनलाइन है 99 रुपये का। ये आप अमन 25 कोड लगा के हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत ऑप्शन देखने से और गलत मार्क करने से अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हमारे द्वारा लाई गई है, ताकि आप अपनी तैयारी में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, केवल 99 रुपये में है। अमन 25 कोड लगा के आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। दशहरा पे हमारे सारे कोर्सेज पे 60% का ऑफ चल रहा है, ऑफर है। सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे हमारे यहाँ 60% का ऑफर है ऑफ का। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, उसने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, उसके साथ मिलकर जो टोल प्लाजा पे कर्मचारी काम करते हैं, टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके बच्चों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की। प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत NHAI और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने की। किसके लिए? टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए। माँ सीता की जन्मस्थली जो है बिहार के सीतामढ़ी में, वहाँ पे पुनौरा धाम मंदिर और परिसर की भूमि का बृहद योजना का भूमि पूजन किया गया हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा। कहाँ पे? बिहार के सीतामढ़ी में। पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर कहाँ पे है? सीतामढ़ी बिहार में। प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उनके द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। और इसी के साथ 20वीं किस्त जारी की गई पीएम किसान की। प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी है, वहीं से 20वीं किस्त पीएम किसान की जारी की गई प्रधानमंत्री द्वारा, और 2200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वाइज पहल है। वाइज का फुल फॉर्म क्या है? वुमेन इन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साइंस नवाचार में, साइंस के तकनीक के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ाने के लिए वाइज प्रोग्राम लाया गया। ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण वर्टिकल ने महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया। महिलाओं की संख्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केवल और केवल इस वक्त 14% है। एक रिपोर्ट कहती है ये नीति आयोग की, केवल 14% महिलाओं की संख्या भागीदारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सुकन्या समृद्धि योजना ये स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों का उद्घाटन, इसका उद्घाटन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी ने पानीपत हरियाणा से किया था 22 जनवरी 2015 को। ये दोनों योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं इस वर्ष। 22 जनवरी 2025 को सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है IMD, उसका 150वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया। ये अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीकों से संबंधित है। बीमा सखी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा से एक बार फिर किया, जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। ये महिलाएं जो 18 से 70 वर्ष की हैं, उनको भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंट रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा और मासिक उनको 7,000 रुपया प्रति माह जो है पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 6,000 और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपया मानदेय भी प्राप्त होगा। और अलग से जो बीमा बेचेंगी उस पर कमीशन भी मिलेगा। और प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करें, ऑपरेशन या अभियान की बात करें, तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में है, USA में। यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 2025। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे हुआ था नक्सलियों के विरुद्ध। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जो जवान थे उनको सम्मानित किया जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में। एक बहुपक्षीय अभ्यास, ये मिस्र द्वारा USA के सहयोग से आयोजित किया गया और इसका नाम था ब्राइट स्टार 2025। इसमें भारत की ओर से भी सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था। 14वां संस्करण हुआ अभ्यास मैत्री का। ये हुआ उमरई मेघालय में और ये हर वर्ष होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, भारत NCX राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, इसका आयोजन हुआ भारत में और इसका इस वर्ष का मुख्य विषय था भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना इसका मुख्य विषय था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 5 जून 2025 को अभियान लॉन्च हुआ और इसका लक्ष्य है 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का इसका लक्ष्य है। अभ्यास टाइगर क्लब पहला संस्करण हुआ इसका, भारत में आयोजित हुआ और ये भारतीय वायुसेना एयरफोर्स भारत की और अमेरिकी वायुसेना के बीच संयुक्त रूप से हुआ ये अभ्यास। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अभी हमने पढ़ा पीछे, ये जो है स्टार्ट हुआ था बारदोली में, ये जिसका समापन हुआ है, ये शुरू हुआ था पूरी उड़ीसा से और 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना इसका लक्ष्य था। उनसे संवाद के माध्यम से उन तक पहुंचना जो है 1.5 करोड़ किसानों तक, ये लक्ष्य था इस कार्यक्रम का, इस अभियान का। और ये चला है 29 मई से 12 जून तक। 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम चला। ट्राई सर्विसेज त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास जो है अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025 ये आयोजित हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में आयोजित हुआ। अभ्यास प्रचंड प्रहार भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया। त्रिसेवा विशेष अभ्यास डेजर्ट हंट, ये इंडिया के ट्राई सर्विसेज के द्वारा हुआ। विनबेक्स जो है VI विनबेक्स वियतनाम इंडिया, विनबेक्स जो है भारत वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण था। अंबाला और चांडी मंदिर हरियाणा में आयोजित हुआ। अंबाला और चांडी मंदिर, अब तो नहीं भूलोगे ना, VI वियतनाम इंडिया। वज्र प्रहार 2024 भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित होता है। इसका 15वां संस्करण था, अमेरिका के इडाहो में हुआ है। इडाहो USA में वज्र प्रहार हुआ है 2024 का इडाहो USA में, और इसका 15वां संस्करण था ये। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, M से मैरी टाइम, तो ये हो गया नेवल। तो ये नौसेना के और जर्मन नौसेना के बीच हुआ है। कई बार पूछ लेता है कि ये नेवल है कि एयरफोर्स का है कि सेना के बीच का है, कौन सा है, थल सेना, नेवल या एयरफोर्स। तो ये नौसेना का है, M से मैरी टाइम, ये इस तरह से याद रहेगा। नए कौन कौन से आयोग समिति बनी उनके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहली बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक समिति बनी। और इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हमारे रहेंगे नरेंद्र मोदी जी।
कोचिंग संस्थान जो है उसमें छात्रों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही कोचिंग संस्थानों पर, और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच करने के हेतु एक कमेटी बनी। डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए जो समिति बनी उसकी अध्यक्ष हैं वीके पॉल। वीके पॉल अध्यक्ष बने। जो कमेटी गठित हुई है एम्स के आधुनिकीकरण के लिए। सरस आजीविका मेला, इसका 27वां संस्करण था इस बार, और ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 27वां सरस आजीविका मेला। 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है अपने यहाँ यूपी में बलरामपुर गार्डन लखनऊ में हुआ। 4 से 14 सितंबर के बीच में कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था राष्ट्रीय पुस्तक मेला का। यह बलरामपुर गार्डन लखनऊ में आयोजित हुआ था। 9वां संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजित हुआ, 2025 का 9वां संस्करण, और ये मध्य यशोभूमि 8 से 11 अक्टूबर के मध्य यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर के मध्य में ये आयोजित हुआ, और इसका मुख्य विषय था परिवर्तन के लिए नवाचार। क्या मुख्य विषय था? परिवर्तन के लिए नवाचार। जो 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन आयोजित हुआ, 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन, ये बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, ये गोवा में आयोजित हुआ। 5th एशियान इंडिया यूथ समिट, ये गोवा में आयोजित हुआ। और 4था वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में 4था वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम 2025 का आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इरेलीवेंट हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको ही डिस्कस किया है। तो इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक हुई। पहला, 10वां, 50वां, 100वां इंपॉर्टेंट होता ही है, आपको पता ही है। तो ये 10वीं बैठक जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई, और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और इसका मुख्य विषय विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ये इस बैठक का मुख्य विषय था। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये आयोजित हुई जेनीवा के स्विट्जरलैंड के जेनीवा में 78वीं विश्व महासभा आयोजित हुई, और इसका मुख्य विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये आयोजित हुआ रॉटरडैम नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स के रॉटरडैम में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट आयोजित हुआ। सागर माथा कॉन्क्लेव संवाद, ये काठमांडू के नेपाल में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक का जो छठा समिट है, छठा सम्मेलन है, वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक का? ये कमेंट करके कौन बताएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म? तो ये आयोजित हुआ बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में, और इसका मुख्य विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये इसका मुख्य विषय था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय था कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी। कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी इसका मुख्य विषय था, और इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर काम किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुई। बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में लगा भारत मंडपम नई दिल्ली में, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, और इस साल का मुख्य विषय था रिपब्लिक @75। स्लोगन था हम भारत के लोग, और फोकस देश है अपना, फोकस कंट्री है कौन? रशिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो है वार्षिक बैठक आयोजित हुई दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक आयोजित हुई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसका मुख्य विषय है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत, देखो एक कीवर्ड है, कहीं भी कोई थीम ना समझ में आए, अगर भारत से संबंधित कोई कार्यक्रम है और थीम ना याद हो तो विकसित भारत आप एक बार ट्राई कर सकते हो।
और विश्व में कुछ हो रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो चीज़ें थीम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, और इनको आप अगर ना समझ में आ रहा हो कोई एग्ज़ाम में ऑप्शन, तो ये इस पर ट्राई एक बार अगर तुक्का मारना हो तो इस पर ट्राई कर सकते हो आप। और इस वर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि थी, ये कौन थी? ट्रिनिडाड और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये इस वर्ष की प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थी। और तानसेन संगीत समारोह, ये 100वां इसका जो वो था संस्करण, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, और इस बार एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। क्या रिकॉर्ड बना? 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट 5 सेकंड तक बजाकर बनाया गया। 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट 5 सेकंड तक बजाकर बनाया गया। इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में जो दर्ज हुआ। और इस रिकॉर्ड में कितने लोग शामिल थे? 546 पुरुष और महिला कलाकारों ने इस रिकॉर्ड में भाग लिया। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसको एक पहली समुद्री क्षेत्र की ये गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पहली बनी ये समुद्री क्षेत्र की। ये इसको जो है ये दर्जा उद्घाटन इसका जो किसने किया सागरमाला फाइनेंस का? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और इसको दर्जा दिया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 का, मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा सागरमाला फाइनेंस को दिया गया। फ्लिपकार्ट, इस नाम से तो सभी परिचित हैं, फ्लिपकार्ट के नाम से सभी परिचित हैं। इसको भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का दर्जा मिल गया फ्लिपकार्ट को भी। एशियाई उत्पादकता संगठन, ये जो है इसकी जो मध्य में जकार्ता में 20 से 22 मई 2025 के मध्य जकार्ता में इंडोनेशिया में 67वीं जो है गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, और भारत ने इसकी औपचारिक रूप से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का कार्यकाल कब से कब होगा? 67वीं इसका 2025-26 का होगा भारत का कार्यकाल। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी बैठक हुई। ट्रेन में भी अब एटीएम लग गया, और ऐसा एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये एटीएम इसने कौन सी ट्रेन में लगाया? मनमाड पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। मनमाड पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये एटीएम लगाया है। लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, लद्दाख ने 5 भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। कौन कौन सी? ये 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। 2 और याद करना है, भोटी और पुर्गी। ये 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया लद्दाख ने। लद्दाख ने 5 भाषाओं को, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, ये 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। प्रमुख वर्ष और दिवस की बात करें, सप्ताहों की बात करें, तो उसमें सबसे पहली बात आती है जो एग्ज़ाम से पहले जो है, जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो जो सितंबर और अगस्त में जो दिन दिवस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको सबसे पहले देखते हैं। शुरुआत करते हैं। 21 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे, ये मनाया गया 21 सितंबर 2025 को, और इसका मुख्य विषय था एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओजोन परत संरक्षण जो हो रहा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं विश्व ओजोन दिवस। ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर 2025 को मनाया जाता है, और मुख्य विषय इसका है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। क्या मुख्य विषय है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर 2025। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर प्रतिवर्ष। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 7 सितंबर 2025 को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर 2025 को, और मुख्य विषय था इसका इस वर्ष का रेसिंग फॉर एयर। रेसिंग फॉर एयर इस वर्ष का इसका मुख्य विषय था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करें तो 1 से 7 सितंबर 2025, ये हर वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह, 1 से 7 सितंबर 2025 हर वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इसका मुख्य विषय क्या था इस वर्ष का? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य विषय था। अंतरिक्ष दिवस कब से शुरू हुआ? पिछले वर्ष से 23 अगस्त 2024 से शुरू हुआ, और किस
उपलक्ष्य में हुआ जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की लैंडिंग किया। तो 23 अगस्त 2024 को हम मनाने लगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इसका ये इस बार दूसरा संस्करण था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का। तो मुख्य विषय क्या था? आर्यभट्ट से गगनयान। आर्यभट्ट से हमने शुरू किया अपनी अंतरिक्ष की यात्रा और गगनयान तक हम पहुंच गए आज। प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, प्राचीन ज्ञान से गगनयान की जो अनंत संभावनाएं हैं वहां तक हम पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त 2025 को और इसका मुख्य विषय था लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। देखा, SDGs आ गया। तो युवा दिवस 12 अगस्त और ये अंतर्राष्ट्रीय है। और राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये कमेंट करके कौन बताएगा? आज जो सारे आंसर का कमेंट करेगा, सारे आंसर का कमेंट आज जो करेगा व्हाट्सएप नंबर पे संस्था के कमेंट करके बताएगा, उसको प्रैक्टिस सेट जो 99 का प्रैक्टिस सेट है उसको फ्री मिलेगा, उसको फ्री में मिलेगा 99 वाला प्रैक्टिस सेट। जो स्टूडेंट संस्था के व्हाट्सएप नंबर पे सारे आंसर्स देगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट करके बताने के लिए, उन सारे आंसर्स को देगा, उसको प्रैक्टिस सेट फ्री में एक्सेस मिलेगा। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये मनाया जाता है 15 जुलाई 2025 को। इसका मुख्य विषय इस वर्ष का था यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स मुख्य विषय था इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस का। जनसंख्या दिवस भी प्रति वर्ष की भांति 11 जुलाई 2025 को मनाई गई, जो मुख्य विषय के साथ एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। Empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोऑपरेटिव्स पे बड़ी चर्चा है भारत में, और कोऑपरेटिव्स पे नया मंत्रालय भी बन गया है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये मनाया गया 5 जुलाई 2025। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को। जुलाई माह के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसका प्रमुख विषय था सहकारिताएँ, एक बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देना। यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। जो 19वां सांख्यिकी दिवस स्टैटिस्टिकल डे 19वां जो मनाया गया 29 जून 2025 को मनाया गया, और इसका मुख्य विषय था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। इसका मुख्य विषय ये था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका मुख्य विषय था, थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था। वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून 2025 को। वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, मुख्य विषय था इस वर्ष का पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया वैश्विक पवन दिवस का मुख्य विषय था। और इसमें बात करें विंड एनर्जी में, पवन ऊर्जा में, तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे है भारत में। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है पवन ऊर्जा क्षमता में, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे पे गुजरात है। दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे गुजरात है पवन ऊर्जा की क्षमता में। महासागर दिवस की बात करें, विश्व महासागर दिवस की बात करें तो ये 8 जून 2025 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, और मुख्य विषय इसका था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ये इसका मुख्य विषय था। खास सुरक्षा दिवस की बात करें तो 7 जून 2025 को खास सुरक्षा दिवस मनाया गया, और इस वर्ष का विषय था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था। पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974 में। 1973 में ऐसे तो मनाया गया, और यूएस ने पहली बार मनाया 1974 में पर्यावरण दिवस, और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष की भांति 5 जून 2025 को। इस वर्ष का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखो ये याद करने का एक ट्रिक है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, और 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे। तो ये 3 महीना लगातार 22 मई बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, 22 अप्रैल अर्थ डे, और 22 मार्च ये वाटर डे। इस तरह से ये याद करना आसान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया, और प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास के मुख्य विषय था इसका, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका मुख्य विषय था।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई 2025 को। इस वर्ष का इसका विषय था रिपोर्टिंग इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ये इस वर्ष का मुख्य विषय था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय था जो 3 मई 2025 को मनाया गया। देखा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल 2025 को। WHO इसका इसी दिन WHO इसी दिन बना था 7 अप्रैल 1945 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसी दिन बना था। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका विषय था हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स इसका मुख्य विषय था इस वर्ष का। टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च 2025 को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इस प्रतिबद्धता के साथ यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। हाँ, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। इस वर्ष का ये मुख्य विषय था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2025 को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विषय के साथ सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, राइट्स एंड एम्पावरमेंट। मुख्य विषय इसका ये है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है जिस दिन प्रधानमंत्री की ये योजना शुरू हुई थी 2019 में। इस दिन ये 7वां जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च 2025 को। मुख्य विषय दाम कम दवाई उत्तम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025। कमेंट करके बताओ किस भारतीय साइंटिस्ट के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में ये मनाया जाता है, इसको कमेंट करके बताना। देखो अब फिर थीम आ गया विकसित भारत। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर थीम ना याद हो पा रहा हो, ऑप्शन में ना समझ में आ रहा हो, तो विकसित भारत पे एक बार अगर तुक्का लगाना हो तो विकसित भारत पे एक बार चांस आप ले सकते हो, क्योंकि इस वक्त विकसित भारत ही सबसे ज़्यादा चर्चा है भारत में। और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की बहुत चर्चा है। तो अगर तुक्का लगाना हो तो इस पॉइंट पे आप लगा सकते हो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, इसका मुख्य विषय था इस वर्ष का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2025 को। और इसी वर्ष इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुई, ये कहाँ पे हुई? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में इसी वर्ष इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई रामसर कन्वेंशन की। 173वां सदस्य इसका बना सऊदी अरेबिया इसका 173वां सदस्य बन गया रामसर कन्वेंशन का। तो और रामसर कन्वेंशन कब इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और भारत कब इसका पार्टी बना था? भारत कब से बन गया था? 1982 में रामसर कन्वेंशन का। तो इतना पॉइंट इसमें याद करने वाला है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका मुख्य विषय था साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। ये इस वर्ष का मुख्य विषय था इस वर्ष का। भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं? अब हो गए टोटल 91। उदयपुर के 2 जुड़ गए, कीचन और फिरौदी, ये उदयपुर के 2 जोड़ गए। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं भारत में? तमिलनाडु में 20 हैं, प्रथम स्थान पे। दूसरा है यूपी में 10 और विश्व में सबसे ज़्यादा हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 176 आर्द्रभूमि हैं यूनाइटेड किंगडम में, और भारत है दूसरे स्थान पे। विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय था बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये क्वेश्चन इस वर्ष के पेट एग्जाम में भी आया था। इस वर्ष के पेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। 11 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर 2024 को विश्व में मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर 2024 को। 5 सितंबर को ये भारत में मनाया जाता है। और किस पूर्व वाइस प्रेसिडेंट के सम्मान में की याद में ये टीचर्स डे मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताओ। और इसका मुख्य विषय था वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ये विश्व शिक्षक दिवस का था जो 5 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 5 सितंबर 2025। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी हुआ था इस बार, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक थी उसमें 41, 41वीं रैंक थी भारत की ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस में मनाया जाता है 15 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 को।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस लिटरेसी डे 8 सितंबर 2025। भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 67.6% है भारत का लिटरेसी रेट। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर 2025 को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अक्टूबर 2025। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त 2025 को। पहला पहला है, देखो ये पहला विश्व झील दिवस है, पहला कुछ भी हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला विश्व झील दिवस जो है 27 अगस्त 2025 को मनाया गया, पहला विश्व झील दिवस। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अभी हमने चर्चा किया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार भी दिया गया था मोहम्मद हनीफ अंसारी को, उत्तर प्रदेश के। मोहम्मद हनीफ अंसारी को उत्तर प्रदेश के पुरस्कार भी मिला था। तो ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त 2025 को, 11वां इस वर्ष का था ये। भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन डे ये 7 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। 7 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? जब से भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिन में ओलंपिक में, तब से ये 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाने लगा। हिरोशिमा दिवस, जिस दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा को तबाह कर दिया था परमाणु बम गिरा के, 6 अगस्त 2025। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 हो गई है, 205 है उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 18 जुलाई 2025। नेल्सन मंडेला अपार्थीड की लड़ाई लड़ा, साउथ अफ्रीका के थे। लोकपाल दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को मनाया जाता है लोकपाल दिवस। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो अभी ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी चर्चा में था। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ है? 6-7 मई को हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 6-7 मई को। पहलगाम की घटना कब हुई थी? 22 अप्रैल को। और ये इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर तैयबा का द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। और पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल को हुआ था, इसमें 26 लोग मारे गए थे, 26 लोग, जिसमें से एक नेपाली नागरिक था। ये इतने पॉइंट हैं। और पाकिस्तान ने इसके बदले में, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था और ये बताओ। और 9 स्थानों पर भारत ने हमला किया था, जिसमें से 5 जो है पीओके में थे, 5 स्थान पीओके में थे और 4 जो है पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में बहावलपुर, सियालकोट ये सब स्थान थे। तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल KGS टिनी ढिल्लो। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय इसकी लेखिका हैं। 107 डेज, जो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति कैंडिडेट थी कमला हैरिस, उनकी किताब है ये 107 डेज। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, ये लिखा है R कौशिक ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, सेलेक्टेड स्पीचेस, ये DY चंचूड़ ने लिखा है। तो कोई पूर्व चीफ जस्टिस लिख रहा है तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। पुष्कर धामी, हिमालय की जीवंत उष्मा, ये संभावना पंत द्वारा लिखी गई है। MS स्वामीनाथन, द मैन हू फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार ने लिखी है ये। जो है ठीक है, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी की किताब है ये। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट, अगर कोई विदेशी भारत के बारे में लिख रहा है तो वो किताब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आदरे टुस्के ने ये किताब लिखा है। द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता द्वारा ये किताब लिखी गई है। फिर उगना, पार्वती तिर्की द्वारा लिखा गया है फिर उगना ये किताब। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन द्वारा लिखा गया है। शिखर धवन द्वारा द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंदारू दत्तात्रेय द्वारा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। और बियॉन्ड द कोर्ट रूम्स, रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, फाली एस नारिमन द्वारा लिखी गई है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, ये फेमस पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मल्टी टैलेंटेड हनुमान लिखी गई है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट जेंटलमैन, बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन द्वारा। द न्यू आइकन, साइवर्कर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है। दिया सलाई लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। द क्लास पैलेस और वाइल्ड फिक्शंस SH, ये अमिताभ घोष ने लिखा है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, द फाइट फॉर रिपब्लिक और
रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर मीडिया साइंस, ये लिखा है सीताराम येचुरी ने। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर्स इंटररेग्नम, ये विक्रम संपत द्वारा ये किताब लिखी गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, राकेश कुमार शर्मा। कौन देश को वासी, इस किताब को अवार्ड भी मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है ये कमेंट करके बताना, सूरबाला ने लिखा है। शताब्दी के झरोखे से ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने। होप द ऑटोबायोग्राफी पोप फ्रांसिस द्वारा लिखी गई है, उसके अनुवादक थे रिचर्ड डिक्सन। सुधा मूर्ति फेमस, द सर्कल ऑफ लाइफ, नारायण मूर्ति जी की पत्नी है सुधा मूर्ति, उनकी किताब है द सर्कल ऑफ लाइफ। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। और विटनेस लिखा है साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वाराज ने। सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, ये बिल क्लिंटन ने लिखा है। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट ने लिखा है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर द्वारा लिखा गया। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे। द हंगरी टाइड, अमिताभ घोष। नए भारत का सामवेद लिखा है प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टी.एन. शेषन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिखा है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी। और विक्ट्री सिटी लिखी गई है सलमान रुश्दी द्वारा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल, और इसकी घोषणा की है वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बना है कोयम्बटूर जिले में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है उसमें भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र हेतु इसकी स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है लखनऊ का, ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन होगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। एलन मस्क जो पहले ट्रंप के सहयोगी के तौर पे काम कर रहे थे, फिर उनसे अलग होकर इन्होंने कुछ मतभेदों के चलते अमेरिका पार्टी का गठन किया है। नई अमेरिका पार्टी का एलन मस्क द्वारा गठन किया गया है। बिहार में पहली बार बन रहा है बिहार युवा आयोग, इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। टाइफून डनास से प्रभावित हुए 3 देश फिलीपींस, ताइवान और चीन। फिलीपींस, ताइवान और चीन टाइफून डनास से प्रभावित हुए, और टाइफून बिसिंग भी कहा जाता है फिलीपींस में इसको। इस वर्ष कई टाइफून आए हैं, कौन कौन से टाइफून आए हैं चाइना, ताइवान और फिलीपींस में, वो कमेंट करके बताना। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य, ये बना तमिलनाडु सरकार ने बनाया, इसको घोषित किया, अधिसूचित किया। ये कहाँ बना? धनुषकोडी में, रामनाथपुर जिले में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत जैन, काफ़ी चर्चा है इस बार इसकी। और ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। पहला वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत का, भारत जैन। और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ये इसका नाम है भारत जैन। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ जो है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहाँ पे इसने सफलतापूर्वक तैयार किया है पहली जीन संपादित भेड़ भारत की। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना का अनावरण किया है और उनकी सुरक्षा से संबंधित है। ये गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई और यहाँ पे भारत को प्रमाण पत्र मिला ट्रैकोमा के उन्मूलन का। ट्रैकोमा क्या है? एक नेत्र रोग है, उसका भारत से उन्मूलन हो गया ट्रैकोमा का। और इसका कौन सा जीवाणु है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमेट्रिस, ये इस जीवाणु से ट्रैकोमा रोग ही होता है। एआई न्यूज़ एंकर अंकिता जो है इसका उद्घाटन किया, पेश किया इसको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। ये असम में आया, अंकिता इंट्रोड्यूस किया गया, एआई न्यूज़ एंकर है ये। अंकिता का फुल फॉर्म क्या है? असम्स न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर। इसको पेश किया असम में, ये है न्यूज़ एंकर अंकिता। बात करें रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में, तो इस मामले में अग्रणी राज्य बना है राजस्थान बन गया अग्रणी राज्य। और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। राजस्थान 275 रेलवे स्टेशनों पे सौरीकृत कर चुका है, तो पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। जैसे युवा आयोग बनाया बिहार ने, उसी प्रकार राज्य बुजुर्ग आयोग केरल राज्य बुजुर्ग आयोग बनाया ये केरल ने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। युवाओं के लिए बिहार ने बनाया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसने बनाया? केरल ने बनाया वरिष्ठ नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए बनाया बिहार ने। हाँ, उसके बाद आज का लास्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड।
राष्ट्रीय हरदी बोर्ड का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, दिल्ली में शुभारंभ किया गया। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया पल्ले गंगा रेड्डी, पी गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? निजामाबाद, तेलंगाना में। तो इसी तरह से हमने संक्षिप्तियाँ भी ख़त्म कर लिया। अब जो है अगला क्लास आपका होगा साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स, ये 2 टॉपिक बचा है आपका। उसके बाद हम जीएस बूस्टर सीरीज़ चलाएंगे, जीएस बूस्टर सीरीज़, जीएस की बूस्टर सीरीज़ उसके बाद हम चलाएंगे, जिसमें हम आपको रिवीजन कराएंगे, ज़्यादा रिवीजन कराएंगे जीएस बूस्टर सीरीज़ में। करंट के मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कैसे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, कहाँ से आप जो रिपीटेड क्वेश्चन है वहाँ आप गलती ना करो, इन चीज़ों पे हम पूरा ध्यान देंगे और पूरी तरह से आपका चयन हम सुनिश्चित करेंगे ताकि आप हमारे साथ मेंस प्रोग्राम में भी, समर्पण आईएएस के साथ शामिल हो मेंस प्रोग्राम में भी हमारे। और आरओ का एआरओ का हमने मेंस कोर्स आपके लिए चलाया हुआ है। जिन छात्रों का आरओ एआरओ निकला हुआ है वो मेंस कोर्स और टेस्ट सीरीज़ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रि के अवसर पे 60% ऑफ है, 60% सारे कोर्सेज पे ऑफ है आरओ एआरओ मेन कोर्स को लेके। तो आरओ एआरओ मेन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे समर्पण आईएएस संस्था के इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कल के क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।